मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। बड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं इसे, मेंस और प्री दोनों के काम का है। राजकोषीय नीति अर्थात सरकार की आय व्यय और ऋण से संबंधित नीति। आय के साधन कौन कौन से पढ़े अपन ने? कर और गैर कर। कर योग्य आय और गैर करों से प्राप्त होने वाली आय। कर भी पढ़ लिया अपन ने। कर हमने दो प्रकार के पढ़े, मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। दूसरा पढ़ा अपन ने मूल्यानुसार कर और भारानुसार कर। मूल्यानुसार कर को क्या पढ़ा अपन ने? एड वैलोरम। और भार के अनुसार जो कर होता है उसे क्या पढ़ा? विशिष्ट कर, स्पेसिफिक टैक्स। क्लियर एकदम। तीसरे तरीके का वर्गीकरण क्या पढ़ा अपन ने? एक तो पढ़ा प्रगतिशील कर, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है करों की दरों में भी वृद्धि हो जाती है। फिर प्रतिगामी, फिर प्रतिगामी। प्रगतिशील के बाद में प्रतिगामी। प्रतिगामी में क्या होता है? करों की मतलब आय में वृद्धि के साथ साथ करों की दरों में कमी होती जाती है। फिर अधोगामी पढ़ा अपन ने, उसमें क्या होता है? पहले तो प्रगतिशील रहते हैं और फिर आनुपातिक हो जाते हैं। एक आनुपातिक होता है जिसमें अमीर हो या गरीब हो सबके लिए कर की दर एक जैसी होती है। ये करों के बारे में पढ़ा अपन ने। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर के तीन मुख्य बिंदु पढ़े अपन ने। तीन मुख्य बिंदु कौन सा? करापात, कराघात नहीं, ऐसा नहीं, कराघात, करापात और कर विवर्तन। पहले कराघात, इम्पैक्ट, फिर दूसरा करापात, इंसिडेंस, और तीसरा कर विवर्तन, कर शिफ्टिंग। तो कराघात मतलब इम्पैक्ट, जिसके ऊपर कर का पहली बार भार पड़ता है। इंसिडेंस, करापात, जो अंतिम रूप से कर चुकाता है। और शिफ्टिंग, कर विवर्तन, मतलब जो कराघात से करापात तक पहुंचने की प्रक्रिया, कर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया। और इस आधार पर कर दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष कर जिसके ऊपर लगाया जाता है अंतिम रूप से वही चुकाता है। अप्रत्यक्ष कर लगाया कोई, लगाता किसी और पे जाता है और चुकाता कोई और, मतलब इसमें कर विवर्तन संभव है। ठीक। एक होता है कर अपवंचन, कर अपवंचन, कर चोरी, कर चोरी। कर अपवंचन का मतलब सीधा कर चोरी, न चुकाना न शिफ्ट करना, झूठे जो है गलत या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके कर से बचने की कोशिश करना, या अपनी आय का सही से एनालिसिस नहीं बताना और कर से बचने की कोशिश करना, ये क्या कहलाता है? कर अपवंचन। दूसरे दो शब्द और पढ़े थे अपन ने, शेष और अधिभार, सरचार्ज। शेष और सरचार्ज, उपकर और अधिभार। तो शेष क्या होता है? किसी विशिष्ट उद्देश्य से लगाया जाता है, जिस उद्देश्य से लगाया जाता है प्राप्त आय उसी के ऊपर खर्च की जाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों पर ये लागू होता है। कर आधार पर जुड़ा होता है, बस सीधा सा है। काय पे जुड़ा होता है? ये कर आधार पर जुड़ा होता है। और जो अधिभार है, सरचार्ज है, कर के ऊपर कर, इसका दूसरा नाम क्या है? कैस्केडिंग। कर के ऊपर कर, कर के ऊपर कर, अर्थात टैक्स के साथ में न जुड़कर जो कर योग्य राशि होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। और ये केवल प्रत्यक्ष करों पर होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में तो कीमत के साथ ही जोड़ देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष करों में ऐसा संभव है क्या? नहीं। क्लियर हो गया। एक शब्द अभी इस्तेमाल किया मैंने, कैश कैडिंग। कैश कैडिंग, कैश कैडिंग इफेक्ट। कोई बता सकता है तो बता दे। कैश कैडिंग इफेक्ट क्लियर जी? हाँ, चलो मेरा जो है वो अलग तरीके का है, अब उसे देख लीजिए आप और मैं, एक है या नहीं है। कैश कैडिंग इफेक्ट, कैश कैडिंग इफेक्ट, इसे बोलते हैं कर के ऊपर कर, दोहरा कर।
जैसे पहले हम लगाते थे उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, फिर लगा रहे हैं उसके ऊपर वेट, फिर क्या लगा रहे हैं वेट। मान के चलो कृषि में कपास है, कपास 100 रुपए किलो बिका, ठीक है, व्यापारी के पास में आया तो उसने उसे कितने में बेचा, 150 रुपए में बेचा। यहाँ 5% हुआ और यहाँ पर भी 5% टैक्स लगा है। तो देखो इसने मूल्यवर्धन 50 रुपए का किया, लेकिन टैक्स कितने में देना पड़ रहा है उसे, 150 रुपए पे, जबकि 100 रुपए का पहले ही 5% टैक्स दे दिया है। अब यहाँ कितने पर होना था, मूल्यवर्धन पर होना था, सिर्फ 50 रुपए पर होना था, लेकिन वो कितने पे दे रहा है, 150 रुपए पे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 50 रुपए जो है ब्याज की राशि है, इसके ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता। जीएसटी जो लागू किया है, जीएसटी जो लागू किया है, जीएसटी वाला वीडियो मैंने दे दिया था, अब उसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा उसके में, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। और एक बार 2 बार उसे देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाता है। जीएसटी बहुत, भले वीडियो की क्वालिटी खराब हो लेकिन कंटेंट उसके बहुत बढ़िया है। तो वेट जो है, अब क्या हुआ इसमें, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो फिर क्या हो रहा है, 100 रुपए की वस्तु मार्केट में 155 रुपए में बिक रही है और टैक्स ही टैक्स उसके ऊपर 55 रुपए हो गया। तो सरकार ने इस दोहरे कराधान से बचने के लिए जीएसटी लागू किया है, एक देश एक कर, और केवल मूल्यवर्धन पर टैक्स लगाया जाए, मतलब जितनी राशि का, जितने मूल्य का आपने वृद्धि की है, सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स दिया जाए। क्लियर हो गया। तो ये जो कर के ऊपर कर लगता है, इसे क्या बोला जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट। इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, वस्तुएं जो होती है हमें महंगी लगने लगती है। अब एक होता है क्राउडिंग, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। छोटी छोटी अवधारणाएं हम पढ़ रहे हैं आज, क्योंकि हमें राजकोषीय नीति क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे पढ़ना है। क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग यानी क्या होता है, भीड़ है, क्राउड यानी भीड़ होता है, ठीक है, हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए, यदि हम उपक्रमों की बात करें, उपक्रमों की बात करें, पहले समझ लो इसे, अनिल कुमार, उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्र के उपक्रम। तो निजी क्षेत्र के उपक्रम छोटे 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 ढेर सारे होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एकाध होता है, भारी पैमाने का, बृहद पैमाने का उद्योग, बड़ा उद्योग होता है, और एकाध होता है, और निजी ढेर सारे होते हैं। अभी हम बात करते हैं बैतूल में कोई उद्योग नहीं है, क्या बैतूल में उद्योग नहीं है, ढेर सारे, वेल्डिंग की कितनी सारी दुकानें, बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी फर्नीचर की कितनी सारी दुकानें हैं, सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं ना बैतूल में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि वो निजी क्षेत्र में है और छोटे छोटे स्तर पे चल रही है, बड़ा नहीं है। तो क्राउडिंग आउट यानी क्या होता है, मतलब भीड़ का बाहर हो जाना, भीड़ का बाहर हो जाना। अब यहाँ पर फर्नीचर के छोटे छोटे ढेर सारे उद्योग है। अब सरकार क्या करे, यहाँ फर्नीचर का कारखाना डाल दे, फर्नीचर का कारखाना डाल दे, और जितना साबुन है सरकार खुद ही खरीदे, खुद ही उसका प्रोडक्शन करे और खुद ही मार्केट में बेचना शुरू कर दे। तो जो क्राउड जिसे हम कह रहे थे, छोटे छोटे जो कारखाने थे, अब वो सबके सब क्या हो जाएंगे, बंद, क्योंकि उनको लकड़ी मिलना बंद हो जाएगी, ग्राहक मिलना बंद हो जाएंगे। तो अब दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होगी, क्राउडिंग आउट क्या है, क्राउडिंग इन क्या है। जब सरकार जो है संसाधनों का स्वयं ही उपयोग करने लग जाती है, तो निजी क्षेत्र को संसाधन नहीं मिलते, इसलिए वो इकाइयां बंद हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यदि सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ा दे, उपक्रमों में व्यय कर दे, तो पूरे संसाधन अब शासकीय उपक्रमों में ही व्यस्त हो जाएंगे, तो निजी क्षेत्र को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो क्राउडिंग क्या हो जाएगा, आउट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं इसे। इसी प्रकार अब सरकार क्या करे, निजीकरण की ओर अग्रसर हो जाए, जो संसाधन है वो निजी क्षेत्र के लिए पूरा छोड़ दे,
और स्वयं प्रशासन की व्यवस्था करें तो ढेर सारी छोटी छोटी इकाइयां शुरू हो जाएंगी, तो उसे क्या बोलेंगे? क्राउडिंग इन। क्लियर एकदम? क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग इन इफेक्ट। दोनों को लिखवा देता हूं मैं, क्राउडिंग इन इफेक्ट, क्राउडिंग इन इफेक्ट। पहले इसे लिखते हैं क्राउडिंग आउट। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, क्राउडिंग आउट का लिख रहे पहले हम। इतनी बार समझाने के बाद में भी ऑनलाइन वाले अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। पता नहीं भाई गेहूं की रोटी खाते हैं या और कुछ खा के आते हैं, इतनी मोटी खाल कैसे हो जाती है लोगों की, समझ में ही नहीं आता। पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार से सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संसाधनों का उपयोग करना जिससे निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों की कमी आए। ठीक हो गया? क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग इन। सरकार द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अवसंरचना के विकास के कारण, अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना में विकास के कारण उत्पादन में वृद्धि होगी, समग्र मांग में वृद्धि होगी, जिस समग्र मांग में वृद्धि होगी जिसके कारण निजी निवेश प्रोत्साहित होगा, जिसे क्राउडिंग इन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर एकदम? अब एक है न्यूट्रल पॉलिसी, तटस्थ राजकोषीय नीति, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, तटस्थ राजकोषीय नीति। अब सीधा सा है, राजकोषीय नीति सरकार की आय, व्यय और ऋण से संबंधित नीति। पहले क्या होता था? अहस्तक्षेप नीति, हस्तक्षेप नीति, लेजस फेयर, अहस्तक्षेप नीति। बड़ा क्वेश्चन है ये, लेजस फेयर, अहस्तक्षेप नीति। किसकी अवधारणा है ये? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ की अवधारणा है, अहस्तक्षेप की नीति। और काय पर आधारित है ये?
जेबीसी के बाजार नियम पर कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। मतलब सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। निजी क्षेत्र काम कर रहा है, कर ले, उसको जो सुविधा चाहिए आप उसे उपलब्ध कराओ। उसे ये मत बोलो कि इसकी कीमत इतने में रखो, इसकी कीमत कम कर दो, इसको ज्यादा कर दो। बेरोजगारी हो गई है तो आप कुछ करो, मंदी आ गई है तो आप कुछ करो। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, अहस्तक्षेप नीति। ऐसे रखो, उसको ठीक करने के लिए है ना हमारे पास, कौन है, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। एडम स्मिथ ने बोला अदृश्य हाथ। ये क्वेश्चन बनते हैं, अदृश्य हाथ किसकी अवधारणा, एडम स्मिथ की। अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। और ये क्या है, मांग और पूर्ति की शक्ति है। ये इनविजिबल हैंड्स क्या है, मांग और पूर्ति की शक्ति है, चाहे किसी भी चीज की। जैसे शक्कर की कीमत बढ़ रही है, शक्कर की कीमत बढ़ रही है, सॉरी मांग बढ़ रही है, शक्कर की मांग बढ़ रही है। मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो शक्कर उत्पादन करने वाली कंपनियां बढ़ जाएगी, किसान बढ़ जाएंगे, शक्कर गन्ने की खेती करने वाले। और इस तरीके से जैसे ही उसकी पूर्ति ज्यादा होगी अपने आप उसकी कीमत कम हो जाएगी। सरकार ने कुछ किया क्या, नहीं। इसी प्रकार वो बोलते हैं कि बेरोजगारी छा गई है, बेरोजगारी छा गई, बहुत से लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा। अब सरकार क्या करे, रोजगार गारंटी योजना चलाए, अभी बोलते हैं, लेकिन एडम स्मिथ बोलते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो मजदूर अपने आप कम कीमत पर काम करना शुरू कर देंगे, उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा, उनको आय प्राप्त होगी, वस्तुओं को खरीदेंगे, मांग बढ़ जाएगी और धीरे धीरे फिर अर्थव्यवस्था अपने आप प्रोसेस में आ जाएगी। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं, अहस्तक्षेप नीति और अदृश्य हाथ। जब सरकार ऐसी नीति अपनाती है तो उसे क्या बोलेंगे, तटस्थ राजकोषीय नीति। अब सरकार जो है निजी क्षेत्र के मामले में कोई हस्तक्षेप भी न करे, चाहे वस्तु की कीमत निर्धारण हो या उनका वितरण हो, वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के हाथों पर छोड़ दे, तो उसे क्या बोलेंगे, तटस्थ राजकोषीय नीति। इसका राजकोषीय नीति मतलब सरकार अपने प्रशासन के लिए नीति बनाए, न कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कुछ करे। तो इसे क्या बोलेंगे, तटस्थ राजकोषीय नीति। बढ़िया चल रहा था 1929-30 तक, सब बढ़िया था। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1919 में। अब उस समय उधार लेन देन बहुत हो गया था, तो कुछ दिन तक तो उत्पादन और ये और वो अब नष्ट हो गया, तो उत्पादन और ये और वो सब लोग करने लग गए। तो 2-4-5 साल खूब चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक तरीके का डर मन में बस गया था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, और युद्ध होगा तो नुकसान होगा। इसलिए लोगों ने व्यापारिक संबंध क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो जहां उत्पादन हुआ वो माल वही पड़ा रह गया। जहां कोई कृषि उत्पादन ज्यादा कर रहा है तो गेहूं उसके देश में खराब हो रहा है, बगल वाले देश में भूख से मर रहे लोग, लेकिन ये देने को तैयार नहीं, वो मांगने को तैयार नहीं। इस तरीके से संबंध एकदम खराब हो गए और क्या स्थिति बन गई, मंदी, आर्थिक मंदी। अब तब बोला कि अब हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका कोई निराकरण भी नहीं था। सारे अर्थशास्त्री चुप। ऐसे समय में एक अर्थशास्त्री ने हाथ उठाया, मैंने नहीं, J.M. किन्स ने। किसने, J.M. किन्स ने। और उसने बोला राजकोषीय नीति के बारे में कि ये अहस्तक्षेप की नीति क्या हो गई, फेल हो गई है। अब सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, और जो मंदी आई है इसका निराकरण करने के लिए व्यय को बढ़ाना है, सरकारी व्यय को बढ़ाना है। क्योंकि लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्च करते नहीं है, उसका एक पार्ट बचा लेते हैं। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम पढ़ाना पड़ने, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है, हमारे उपभोग में भी वृद्धि होती जाती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी की आय में वृद्धि होती है। हमारी 5,000 इनकम रहती है तो 6,000 खर्च करते हैं, 10,000 हो जाती है तो 12,000 तो खर्च नहीं करेंगे, हम 8,000 खर्च करेंगे।
आय में बढ़ने के साथ उपभोग में वृद्धि हुई, लेकिन उतनी नहीं जितनी की आय में वृद्धि हुई। तो जो बढ़ी हुई आय है किसी भी अनुपात में दो भागों में बढ़ जाती है, किसी भी अनुपात में। मतलब ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। साइंस होता तो बोल देता है कि 40% खर्च करेंगे 60% बचा लेंगे, लेकिन ये सोशल साइंस है। हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति अलग अलग होती है, कोई ज्यादा खर्च करता है, कोई कम खर्च करता है। तो किसी भी अनुपात में दो भागों में बढ़ जाती है, एक उपभोग और दूसरा बचत। उपभोग और बचत। तो अब ये जो बचत है इसको मार्केट में लाना है, तो इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो ये तटस्थ राजकोषीय नीति मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, इन अदृश्य हाथों पर छोड़ दो, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। तो ऐसी नीति को क्या कहेंगे? तटस्थ राजकोषीय नीति। लिखेंगे तटस्थ राजकोषीय नीति। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में संसाधनों का बंटवारा तथा सभी आर्थिक क्रियाएं बाजार यंत्र की स्वतंत्र क्रियाशीलन द्वारा निर्धारित होती है, जिसमें राजकोषीय नीति की कोई भूमिका नहीं होती, जिसमें राजकोषीय नीति की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था में राजकोषीय नीति को तटस्थ नीति या अहस्तक्षेप नीति कहा है। कौन थे इसके जनक? एडम स्मिथ। ये कीमत तंत्र क्या होता है अनिल कुमार? कीमत तंत्र क्या है? इतना तो बताया मैंने। हाँ जी मोहन। मांग और पूर्ति की शक्ति, यही कीमत तंत्र है। बाजार शक्तियां भी बोलते हैं इसे। मांग और पूर्ति की शक्तियां जो उसे निर्धारित करती है, कम ज्यादा करती है। अब जैसे मार्केट में किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो अपने आप ही उसकी कीमत कम हो जाती है, और मांग बढ़ जाए और उस अनुपात में पूर्ति न बढ़े तो फिर कीमत बढ़ जाती है। तो यही अपने आप निर्धारित करते रहते हैं, सरकार को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब किसी चीज की कीमत लगातार बढ़ने लग जाए, चावल की कीमत लगातार मार्केट में बढ़ने लग जाए, तो अभी सरकारें क्या करती है? विदेशों से आयात करने लग जाती है। लेकिन उस समय क्या होता है, बोले हमें आयात करने की जरूरत नहीं है। किसान जब देखेगा कि इस धंधे में बहुत फायदा है, कीमतें बहुत ज्यादा है, तो खुद ही चावल की खेती करना शुरू करेगा, चावल का उत्पादन बढ़ जाएगा और उसकी कीमत अपने आप ही कम हो जाएगी। ये है मांग और पूर्ति की शक्तियां, बाजार तंत्र। क्लियर हो गया? अब दूसरा है क्षतिपूरक राजकोषीय नीति। क्षतिपूरक। पर इसमें तो एक साल लग जाएगा ना, जैसे आपने बताया हस्तक्षेप की नीति में। हाँ। किसी भी चीज को होने के लिए समय लगेगा। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, कायदे की बात बोली, बहुत फायदे की बात बोली। एक्चुअली इसमें है क्या, अर्थशास्त्र भी
अल्पकालीन दीर्घकालीन की बात है। ये जो एडम स्मिथ वाली जो अवधारणा थी, ये अल्पकालीन बात थी, सॉरी दीर्घकालीन, दीर्घकालीन थी, है ना। वो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन भी बना था ये। तो जितने भी सिद्धांत थे पहले के, वो दीर्घकालीन थे। और एडम किन्स ने क्या बोला, दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे, तो इसलिए हमें अल्पकालीन बात करना चाहिए, ठीक है। तो ये दीर्घकाल लंबा समय लगता था और ये अल्पकाल के लिए। तो एडम स्मिथ दीर्घकाल की बात करते हैं और जो किन्स है वो अल्पकाल की बात करते हैं। बोलते हैं दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे। ऐसे सरल से क्वेश्चन बन जाते हैं, बताइए किसका पता नहीं, दीर्घकाल में हम सब मर जाएंगे, तो फिर हम वहाँ कहाँ किसी साधु महात्मा को ढूंढेंगे, बोलेंगे भाई मैं तो ऐसी बात कभी भूलता ही नहीं, और गड़बड़ हो जाएगा सब, है। ठीक है, क्षतिपूरक राजकोषीय नीति लिखेंगे इसके विषय में। ऐसी राजकोषीय नीति जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी हो तो वृद्धि करने के लिए, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी हो तो वृद्धि करने के लिए तथा समग्र मांग में बहुत अधिक वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति की स्थिति हो, मुद्रास्फीति की स्थिति हो। इन दोनों स्थितियों से निपटने के लिए सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या कमी करती है। राजकोषीय व्यय में स्थितियों से निपटने के लिए क्या लिखा, पुनः बताइए शुरुआत में। इन दोनों स्थितियों से निपटने के लिए सरकार राजकोषीय नीति में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या कमी, राजकोषीय नीति में राजकोषीय नीति के माध्यम से, लिखो नीति के माध्यम से, एक शब्द उसमें छूट गया था। राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या कमी करती है। जिसे क्षतिपूरक राजकोषीय नीति व लर्नर ने इसे, लर्नर कौन है, अर्थशास्त्री का नाम है, लर्नर ने इसे क्रियात्मक राजकोषीय नीति, फंक्शनल फाइनेंस नीति, क्रियात्मक राजकोषीय नीति, बलजीत सिंह ने सक्रिय राजकोषीय नीति, बलजीत सिंह ने सक्रिय राजकोषीय नीति, क्लियर है एकदम। मतलब जो अर्थव्यवस्था में चल रहा होता है, सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है। भगवान भरोसे छोड़ते हैं क्या उसे? नहीं।
तो ऐसी नीति को क्या बोलेंगे? क्षतिपूरक राजकोषीय नीति या क्रियात्मक राजकोषीय नीति या सक्रिय राजकोषीय नीति कहेंगे। यदि मांग में कमी हो गई है तो सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर देगी। यदि समग्र मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो गई तो सरकार क्या करेगी? टैक्स में वृद्धि कर लेगी और सार्वजनिक व्यय में कमी कर देगी। तो इस तरीके से सरकार प्रयास करके राजकोषीय नीति में परिवर्तन करके इन स्थितियों को निपटने का प्रयास करती है। तो इसे क्या कहेंगे हम? सक्रिय राजकोषीय नीति। क्लियर? अब एग्जाम में इनके जनक पूछे जाते हैं क्या राजकोषीय बिल्कुल। नीति के? राजकोषीय नीति तो भाई तटस्थ राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? एडम स्मिथ से। सक्रिय राजकोषीय नीति जेएम किल्स, पर उन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, पर उसके जनक तो वही है। भले ही उसको अलग अलग कहा है लेकिन जनक कौन है? जेएम किल्स। ये जो दूसरी राजकोषीय नीति है जेएम किल्स, फिर अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार उसका नाम अलग अलग रख दिया है लोगों ने। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे करारोपण पढ़ लिया। करारोपण कौन लगाता है? मोहित, कर कौन लगाता है? सरकार लगाती है। कौन सी सरकार लगाती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों प्रकार की सरकार कर लगाती है। चुकाता कौन है? व्यक्ति। किस रूप में चुकाता है? आय के रूप में, मुद्रा के रूप में। लगाया किसी पर भी जाए, वस्तुओं पे भी लगाया जा सकता है, व्यक्तियों के ऊपर भी लगाया जाता है, लेकिन चुकाते किस रूप में है? आय के रूप में या मुद्रा के रूप में। और फिर क्या ऐसा नहीं है कि जैसे हमने चंदा किया और 4-5 लोगों को बोल दिया कि तुम जमा करो, और उन्होंने बोला कि सर ये इतने रुपए आए हैं, मैं इससे पेट्रोल डला लेता हूँ, इतने रुपए आए मैं इससे पेन खरीद लेता हूँ, इतने रुपए आए मैं इससे ये खरीद लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा पैसा एक जगह जमा होता है। ठीक है, अब जमा करने वालों का काम खत्म। अब इसे खर्च करना है तो इसके लिए अलग से स्वीकृति लेना पड़ेगा संसद में, है विनियोग विधेयक। तो जो पैसा जमा होता है उसके लिए हमारे पास में आर्टिकल 266, 267 दो आर्टिकल है, 266, 267। 266 में क्या पढ़ते हैं? संचित निधि। और 267 में क्या पढ़ते हैं? आकस्मिक निधि। संचित निधि और आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि मतलब केंद्र में राष्ट्रपति के पास और राज्य में राज्यपाल के पास। तो अनुदान वगैरह देना हो, एडवांस देना हो तो काय में से खर्च किया जाता है? आकस्मिक निधि में से। क्योंकि 267 तो एकदम सेफ है, संसद की स्वीकृति के बगैर इसमें से पैसा निकाला नहीं जा सकता। मतलब संसद की स्वीकृति तो उधर भी चाहिए लेकिन उसकी प्रोसेस सरल है, राष्ट्रपति के एक सिग्नेचर से ये काम चल जाता है। लेकिन इधर क्या है? पूरा एक विधेयक लाना पड़ता है, विनियोग विधेयक, उसके बाद ही हो सकता है। ठीक, तो इसे पढ़ेंगे हम। संचित निधि, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। राजकोषीय नीति का एक घटक। बिल्कुल, राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही हमें पढ़ना है। 266। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्री में, मेंस में, सब में पूछा जाता है। 266 एक, संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड, इसके लिए वर्ड है। 266 एक के अनुसार भारत का समेकित कोष या संचित निधि वह कोष है जिसमें भारत सरकार की संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां
सरकार द्वारा निर्गत ट्रेजरी बिल ऋण या अर्थोपाय अग्रिम इसको समझेंगे हम। अर्थोपाय अग्रिम के माध्यम से उगाहे मतलब वसूल किए गए, जमा किए गए, उगाए गए ऋण के कोष को संचित निधि या संचित कोष कहते हैं। अब देखो, संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, करों से और गैर करों से। करों से और गैर करों से। गैर करों में जैसे रेलवे से जो इनकम प्राप्त हो रही है, या आबकारी विभाग से जो प्राप्त हो रही है, या माइनिंग से जो इनकम प्राप्त हो रही है, विभिन्न प्रकार के जुर्माने लगाते हैं, शुल्क लेते हैं, उनसे जो आय प्राप्त हो रही है वो सब काय में आएगा? गैर करों से प्राप्त होने वाली आय। और करों वाला तो पहले पढ़ लिया अपन ने पूरा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सभी प्रकार की बुआइयां एक डब्बे में जमा हो जाएगी, ठीक है, साल भर में जितनी भी प्राप्त हो रही है। दूसरा क्या लिखा है इसमें? भारत सरकार द्वारा निर्गत ट्रेजरी बिल्स या अर्थोपाय अग्रिम के माध्यम से उगाही किए गए ऋण। अर्थोपाय अग्रिम के माध्यम से उगाए गए ऋण, जैसे शेयर वगैरह दे रहे हैं, किसी को शेयर वगैरह दे रहे हैं, हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो उससे सरकार को इनकम प्राप्त हो रही है। तो वो जो भी एक तरीके के ऋण ही हैं, वो भी उसी में जमा होंगे। या अन्य कहीं से भी ऋण लिया है तो भी सबसे पहले कहा जाएगा, वो संचित कोष में जाएगा। तो ये सभी प्रकार के इनकम के जो स्रोत है वो एक जगह जमा होते हैं, इसे बोला जाता है संचित कोष, संचित निधि या संचित कोष, कंसोलिडेटेड फंड। और ये दिया है आर्टिकल 266(1) में। और यही राज्य सरकार के लिए भी है, उसके लिए अलग नहीं है। राज्य सरकार की संचित निधि मतलब अनुच्छेद 266(1) के तहत राज्य सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व या उगाए गए ऋण या अन्य स्रोतों से लिए गए ऋण, वो सब एक जगह संचित होते हैं, उसे राज्य संचित निधि कहते हैं। अलग से कोई प्रावधान है क्या? नहीं, आर्टिकल 266(1) में प्रावधान है। पहले कंफ्यूज हो जाते थे कि संचित निधि राज्य की है, भाई केंद्र की कहाँ होगी, केंद्र की है, राज्य की कहाँ होगी, लेकिन दोनों कहाँ है? आर्टिकल 266(1). अब हम पढ़ेंगे पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा। यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। लोक लेखा, लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट 266(2). क्या होता है पब्लिक अकाउंट? कोई बता सकता है? समझ की बात है, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं। बाल किशोर जी आप भी बता सकते हैं। माफी चाहेंगे, कल आपसे बात नहीं कर पाए थे हम, जबकि आपके विचार पहले ही आ गए थे, फिर भी कुछ नहीं बोल पाए। हाँ बताइए। हाँ चलो कोई बात नहीं। जयंत सर आप बताएंगे क्या पब्लिक अकाउंट? हाँ भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड,
बहुत बढ़िया, बस बिल्कुल सही समझे आपकी, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। जीपीएफ, पीएफ, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ये सुविधा है, इनको मिल रही होगी, मुझे क्या आपको भी नहीं मिल रही, पता ही नहीं कहना उनमें, है ना। तो मतलब नई पेंशन में है या पुरानी पेंशन में? अंशदायी पेंशन में है। मैं भी बड़ा बकवास सा क्वेश्चन पूछ लिया। 2005 के बाद में जो भी कर्मचारी नियुक्त होंगे, चाहे केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, अंशदायी पेंशन में ही होंगे। तो हमारा एक प्राण नंबर होगा, है ना, प्राण नंबर आपका भी होगा। याद तो मुझे भी नहीं है, पर आपका होगा तो प्राण नंबर याद रखना। इतना भर याद रखो कि प्राण नंबर एक व्यक्ति का एक ही होता है। जैसे हमारे शरीर में एक ही प्राण है ना, वैसे ही प्राण नंबर एक ही बनेगा, दोबारा वो नहीं बन सकता, क्योंकि दोबारा बनेगा तो फिर वो किसी के दोनों काम के नहीं रहेंगे। और वो प्राण नंबर चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो तो वही प्राण नंबर, फिर सरकारी विभाग में चल जाओ तो वही प्राण नंबर, फिर उसमें और ऊंचे पद पे चल जाओ तो भी प्राण नंबर, केंद्र सरकार के अधीन रहे तो भी वही प्राण नंबर, राज्य सरकार के अधीन रहे तो भी वही प्राण नंबर। प्राण नंबर कभी बदल सकता है क्या? नहीं। ठीक, इसलिए उसका नाम प्राण रखा है, क्योंकि हमारे प्राण भी एक बार आते हैं, फिर एक बार चले गए तो फिर सब कुछ खत्म। तो प्राण नंबर होगा आपका, देखना जैसे एटीएम जैसा एक कार्ड मिला होगा, उसके ऊपर प्राण नंबर लिखा रहता है। इसमें क्या होता है, हमारे अंशदायी पेंशन है, अंशदायी पेंशन होने के कारण एनएसडीएल जो भारत सरकार की कंपनी है, उसके पास में हमारा पैसा जाता है, वेतन का 10%, है ना। गवर्नमेंट 14% मिला रही है फिर उसमें, और वो पैसा हमारा सरकार के पास में चला है। पुराने जो कर्मचारी होते थे, इनका कटता था पीएफ, प्रोविडेंट फंड, 5%, 7%, 10%, इच्छा के अनुसार इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते थे। पीपीएफ, पीपीएफ भी होता है अभी, वो पोस्ट ऑफिस में कटाते हैं लोग बाग पैसा, है। तो ये पैसा सरकार के पास में रहता है हमारा, और हमें कब मिलता है? रिटायरमेंट के समय में मिलता है। तब तक सरकार इसका उपयोग करते रहती है। तो ये कहलाता है पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा। क्लियर हो गया एकदम? पब्लिक अकाउंट, सरकार के पास में हम लोगों का पैसा जमा रहता है, सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है, मतलब हमसे ऋण ले रही है, हमसे ऋण ले रही है। क्लियर हो गया? लिखेंगे, संविधान की धारा 266(2) के तहत संचित फंड से संबंधित सामान्य स्वभाव की प्राप्तियां तथा व्ययों के अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं, व्ययों के अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो सरकारी खाते में आते हैं, सरकारी खाते में आते हैं, जो सरकार की नहीं होती, जो प्राप्तियां सरकार की नहीं होती। अब इसको समझने की कोशिश करना है। पहली लाइन में क्या लिखा? संचित फंड से संबंधित सामान्य स्वभाव की प्राप्तियां तथा व्यय, ये तो संचित फंड कोष में जा रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यवहार और ऐसी प्राप्तियां भी उन्हें प्राप्त हो जाती है जो सरकार की प्राप्तियां नहीं होती, जो सरकार के लिए दिए है क्या हमने? नहीं। तो पहली लाइन वाला तो कहा संचित कोष में जा रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त सरकार को ऐसी प्राप्तियां हो रही जो सरकार की नहीं। ठीक, आगे लिखेंगे, बल्कि सरकार दूसरों के लिए अपने पास न्यासी मीन्स ट्रस्टी,
न्यासी के रूप में रखती है तथा जिन्हें बाद में उन्हें लौटा देती है। अब जैसे करके लिखेंगे इसको। न्यासी मतलब ट्रस्टी मतलब किसी दूसरे की अमानत को सुरक्षित रखने वाला, है ना। ट्रस्टी न्यासी के रूप में मतलब दूसरों ने उनके पास जमा करके रखे है, भाई हम बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, बच्चों की शादी वगैरह करना होगा, तब हम आपसे लेके चल जाएंगे, अभी आप हमारी संपत्ति रखे रहो। तो वो सरकार अब न्यासी के रूप में उसे रख रही है, ठीक है। संरक्षक, ट्रस्टी मतलब संरक्षक बोल सकते हैं, ठीक। अब कौन कौन सी प्राप्तियां होती है ऐसी, अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ विकल्प बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक लेखा की प्रविष्टि है या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें देखेंगे जैसे राष्ट्रीय अल्प बचत योजना कोष, अल्प बचत योजना कोष, जैसे पोस्ट ऑफिस सरकार चलाए। अब पोस्ट ऑफिस में जो अल्प बचत 100 रुपए 200 रुपए महीने के हिसाब से पैसा जमा करता है, तो ऐसा पैसा ये सरकार ने अपने इस्तेमाल के लिए किया है, ठीक। दूसरा प्रोविडेंट फंड, पीएफ, प्रोविडेंट फंड। तीसरा जमा तथा अग्रिम, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है इसमें, संचित कोष। अब यही क्वेश्चन बन जाए कि दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, लोक लेखा बड़ा होगा, पब्लिक अकाउंट बड़ा होगा, क्योंकि संचित कोष वाला भी इसी में कॉलम आ रहा है, ठीक। संचित कोष भी आ रहा है और इसके अतिरिक्त ऐसी प्राप्तियां जो सरकार की नहीं है लेकिन सरकार को प्राप्त हो रही है, उन सब का लेखा क्या कहलाएगा, पब्लिक अकाउंट। इसमें पूरा पता चल जाता है कि सरकार के पास में इतनी राशि है लेकिन उसमें से सरकार की कितनी है और बाकी लोगों की कितनी है, लेकिन सरकार के पास में इतना है। क्लियर होगी बात अभी। अब लिखेंगे हम आकस्मिक कोष, कंटिजेंसी फंड, आकस्मिकता कोष। आकस्मिकता कोष 267। कंटिजेंसी फंड, आकस्मिकता। अब पता है जैसे लोक लेखा है, उसमें पैसा तो है हमारे पास में, लेकिन वहां हमने सांप का चित्र बना के रखा है, वो फुफकारता है, वह उसके पास जाओ तो भाई अब किसके पास जाए हम, आकस्मिकता कोष के पास में। ये बड़ा प्रेम से बात करते हैं, हाँ कितना चाहिए, हाँ ले जाओ भाई तुम्हारा ही है, तुम ले जाओ। और वहां जो रखा हुआ है ढेर सारे उस पे नियम कानून बने हुए, सांप बिच्छू बने हुए, सबसे निपटना है, तब तक उसमें टाइम लग जाएगा और हमारे पास में टाइम है नहीं, क्योंकि आकस्मिक स्थिति आ गई है। अब कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं बाढ़ आ गई है और वहां पे तुरंत राहत कार्य हमें करना है। अब 2-4-10 लाख की व्यवस्था होती तो मंत्री जी दे देते अपने जेब में से जमीन बेच के, लेकिन अब 2 करोड़ 10 करोड़ का राहत पैकेज देना है तो कहीं से दे सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर ऐसे में हमें राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय के पास जाना पड़ेगा। वो बोलेंगे हाँ यार वो रखे हैं मेरे पास में आकस्मिकता कोष में 267 में, उसमें से अपन दे देते हैं। लेकिन जैसी परिस्थितियां सामान्य होगी आप विधेयक पारित करना, संचित निधि में से निकालना और हमारे पैसे हमें वापस कर देना। बात क्लियर हो गई एकदम। आकस्मिक निधि से निपटने के लिए अलग से फंड जमा किया जाता है, राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। राज्य का है तो राज्यपाल के अधीन होगा, केंद्र का है तो राष्ट्रपति के अधीन होगा।
आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए इसमें से पैसा स्वीकृत कर दिया जाता है, और जब परिस्थितियां सामान्य होती है तो संचित कोष से निकालकर इसे पूरा कर दिया जाता है, क्योंकि इसके पास में पूरा होने के लिए कुछ है नहीं। इसके इनकम के स्रोत है क्या? नहीं। जो सरकार ने स्वीकृत कर दिया भाई इतना आएगा तो उसमें से इतना संचित कोष में डाल देना, वही है। ऐसा नहीं कि इतना टैक्स लगा लो और संचित कोष को भर दो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। क्लियर है क्या? लिखेंगे इसे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार ऐसे व्यय का प्रबंध करने के लिए, केंद्र सरकार व राज्य सरकार ऐसे व्यय का प्रबंध करने के लिए ऐसे व्ययों का प्रबंध करने के लिए जिन व्ययों की पूर्ति को पार्लियामेंट की स्वीकृति तक टाला नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता के लिए राष्ट्रपति महोदय के अधीन केंद्रीय संचित निधि व राज्यपाल महोदय के अधीन, क्या लिखा आपने? राष्ट्रपति महोदय के अधीन केंद्रीय संचित निधि। नहीं, संचित निधि नहीं आएगा, आकस्मिकता निधि, केंद्रीय आकस्मिकता निधि एवं राज्यपाल महोदय के अधीन राज्य आकस्मिकता निधि का गठन किया गया है। आकस्मिकता निधि से किए गए कोष के निकासी की पूर्ति पार्लियामेंट से स्वीकृति के पश्चात संचित कोष से निकालकर आकस्मिकता निधि में डाल दी जाती है। संचित कोष से निकालकर आकस्मिकता निधि में डाल दी जाती है। देखो, लिखवाने में पता नहीं मैंने कैसे लिखवाया, समझाया बेहतर तरीके से है जो मुझे समझ में आया है। देखो क्या है, सरकार को आकस्मिक रूप से खर्च करना होता है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और खर्च ऐसा है कि जिसे संसद की स्वीकृति तक टाला नहीं जा सकता। तो ऐसे खर्चों का प्रबंध करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति महोदय के अधीन केंद्रीय आकस्मिकता निधि और राज्यपाल महोदय के अधीन राज्य आकस्मिकता निधि का गठन किया गया है। विपत्ति हो, युद्ध हो, आक्रमण हो, महामारी हो, ऐसी विपत्ति के समय इन कोष से पैसा निकाला जाता है, खर्च कर दिया जाता है। और ये जो खर्च कर दिया है, ये
संसद की स्वीकृति के पश्चात संचित को उससे निकाल दिया जाता है और वापस इसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि इसमें इनकम का स्रोत नहीं, जो है वही है, उसको खाली करना है फिर भरना है, खाली करना है फिर भरना है। दूसरा कोई मतलब डेली इनकम है क्या इसकी, आने वाली बहता हुआ जल है क्या ये, नहीं। ठीक, अब कितनी आकस्मिकता निधि है, तो वर्तमान में हाँ हाँ यही तो मैं बता रहा था। हाँ कंफर्म है। राष्ट्रपति मतलब इसको संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है और उतना लेवल मेंटेन करके रखा जाता है, जैसे ही कम हो जाए फिर विनियोग विधेयक से स्वीकृत होकर इसमें डाल दिया जाता है। ठीक, तो 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ लिखेंगे। संसद द्वारा अधिकृत आकस्मिकता निधि, मतलब 30,000 करोड़ रुपए, इतना हो रहता है उसके पास, इतना रहता है। जैसे बफर स्टॉक बनाते हैं ना अपन, बफर स्टॉक बनाती है केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से, कि भाई जब तक नया वर्ष नहीं लग जाता तब तक बफर स्टॉक में इतना गेहूं हमारे पास में खाद्यान्न रहना चाहिए, कोई भी विपत्ति में काम में आएगा, फिर उसे निकाल देते हैं और अगले साल फिर भर के रख देते हैं। तो वो इस तरीके का एक फंड है। राज्य सरकार के आकस्मिकता निधि का आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, जैसे ही होगा मैं बता दूंगा। ठीक, क्लियर हो गया आकस्मिकता निधि। अब बजट के पार्ट अभी थोड़ा सा 2 से 3 मिनट में चर्चा करूंगा, उसके बाद में कल हम इसे कंप्लीट करेंगे, आप और अच्छे से पढ़ के आ जाना। बजट के पार्ट, बजट जो है वो 2 मुख्य पार्ट तो 3 है, आय व्यय और ऋण। आय व्यय और ऋण, तो जो आय है वो और व्यय है वो, ऋण है वो, तीनों खाते जो है 2 अलग अलग पार्ट में बटे रहते हैं। मतलब बजट के मुख्य पार्ट 2, पूंजीगत और राजस्व। पूंजीगत खाता और राजस्व खाता, ये 2 हमें पता होना चाहिए। पूंजीगत खाता क्या है और राजस्व खाता क्या है। क्या है पूंजीगत? मतलब जो लंबे समय के लिए होता है, और पूंजीगत आय भी हो सकते हैं, पूंजीगत व्यय भी हो सकता है। पूंजीगत तो आय वाले खाते में भी आएगा ये, और व्यय वाले खाते में भी आएगा। अब जैसे पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, विकासात्मक, ठीक, राजस्व प्राप्तियां, कर और गैर कर, मतलब ऐसी आय जिसका संबंध उसी वर्ष से हो और जिससे सरकार की कोई देनदारी न बढ़ती हो, कोई देनदारी नहीं बढ़ती, वो क्या है, राजस्व आय। जैसे करों से प्राप्त आय, इसे वापस लौटाना है क्या? नहीं, वापस लौटाना है क्या? नहीं। जो उसी प्रकार गैर कर योग्य राजस्व, वो भी हमें प्राप्त हो रहा है लेकिन वापस लौटाना है क्या? नहीं। तो ये सब राजस्व प्राप्तियां होगी। और पूंजीगत प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की देनदारियों में वृद्धि हो रही हो, या ऐसी आय जिसका संबंध इस वर्ष की आय से न हो, तो वो सब कौन सी प्राप्तियां होगी? पूंजीगत प्राप्तियां। क्लियर एकदम? पूंजीगत प्राप्तियां, जैसे पूंजीगत प्राप्तियों में देयता सृजित करने वाली प्राप्तियां, मतलब सभी प्रकार के ऋण काय में आएंगे? पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत, क्योंकि इससे हमारी देयताएं बढ़ रही है, हमारे ऊपर भार में वृद्धि हो रही है। दूसरा, संपत्ति में कमी लाने वाले कारक, संपत्ति में कमी मतलब निजीकरण, विनिवेश, इससे हमें जो आय प्राप्त होगी वो भी काय के अंतर्गत आएगी? पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत। पहले बाप दादा ने जो संपत्ति कमा के रखी थी उसको हम बेच रहे हैं, तो पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि हमारी संपत्ति में कमी हो रही है।
तो ऐसे घटक जिससे हमें आय तो प्राप्त हो रही है, लेकिन या तो हमारी देनदारियों में वृद्धि हो रही है या हमारी संपत्ति में कमी हो रही है। ऐसे दोनों घटकों को इससे जो आय प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? पूंजीगत प्राप्ति। ठीक, क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार से व्यय भी देखें तो राजस्व व्यय, राजस्व व्यय तो ये होगा विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। कल पढ़ा अपन, मतलब उसी वर्ष की आय उसी वर्ष यदि खर्च कर रहे हैं, चाहे विकासात्मक कार्यों पे कर रहे हो या गैर विकासात्मक, किसी को पेंशन देने में, वेतन देने में या फिर बेरोजगारी भत्ता देने में, इसमें खर्च कर रहे हैं तो वो कौन से? गैर विकासात्मक में। और विकासात्मक में मतलब कहीं हम शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं या फिर लोगों को लोन दे रहे हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए, कुटीर उद्योग लगाने के लिए, लघु उद्योग लगाने के लिए, तो ऐसे विकासात्मक में। सड़क बनाने के लिए, रेलवे पटरी बिछाने के लिए, इसके ऊपर खर्च कर रहे तो विकासात्मक व्यय। लेकिन उसी वर्ष की आय से कर रहे हैं तो राजस्व में आएगा, और यदि ऋण लेकर खर्च कर रहे हैं तो फिर पूंजीगत में आए। क्लियर हो गया। अब पूंजीगत में जैसे संपत्ति या पूंजी निर्माण पर व्यय। अब पूंजी निर्माण पर व्यय कर रहे हैं, बहुत बड़ा रेलवे पटरी बिछा रहे हैं हम, 300 किलोमीटर लंबे, तो इसके लिए ऋण तो लेंगे। तो ऐसा कोई व्यय कर रहे हैं तो कौन सा व्यय कहलाएगा? पूंजीगत व्यय। ठीक, क्लियर है। तो ये है राजस्व व पूंजीगत बजट, दो प्रकार के। कल हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो होगा बजटीय घाटों से संबंधित। इससे संबंधित भी क्वेश्चन बनता है। राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, या मौद्रीकृत घाटा क्या है, ये छोटी छोटी अवधारणाएं हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। सार्थक वेल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।